हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे हमारा कोशिका पढ़ा था और कोशिका में हमने जानकारी देखी थी कि आखिरकार कोशिका का सामान्य परिचय क्या है, खोज किसके द्वारा की गई, आखिरकार कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आखिरकार सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। उसके बाद हमने देखा था सेल थ्योरी में क्या है और कितने टाइप के हमने सेल होते हैं। नंबर के बेस्ड भी अपन बांट दिया था, न्यूक्लियर बेस्ड भी अपन ने बांट दिया था। अब हमारी बात आती है कि सेल में आगे का हम पढ़े क्या क्या, है ना। तो हम कोशिका की बात करें अगर, तो कोशिका की संरचना मैंने आपको ऐड किया था और आप लोगों को बताया था कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, हम कोशिका के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कोशिका का स्ट्रक्चर हमने, अब कोशिका का स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हमारी आ जाती है। देखो, सबसे प्राथमिकता में इसमें हम देख लेते हैं यहां पर सेल मेम्ब्रेन। जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली। उसके बाद हम यहां पर देख सकते हैं कोशिका द्रव, जिसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम यहां पर देख सकते हैं न्यूक्लियस, बोले तो केंद्रक। ठीक है, अब बात करें हमारा कि चर यही ऑर्गन है क्या, कि नहीं, स्ट्रक्चर में हमारा मेन ये है। बाकी हम जो कोशिका द्रव है साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग अपने होते हैं। उन कोशिकांग की बात करेंगे कौन कौन सा अपना सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, कोशिकांग, ये जो हमने देखा ये भी अपना कोशिकांग का ही पार्ट है, अपना सेल ऑर्गेनल्स का ही पार्ट है। इसी के अंतर्गत दो प्रकार के देख लेंगे, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों। लेकिन हमें मेन देखना है कि कोशिका झिल्ली, कोशिका अपना कोशिका द्रव, और हम कौन सा देख लेंगे, केंद्रक द्रव। उसके बाद हम कोशिकांग की बात करेंगे सर इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो ये भी नॉर्मली मैं जानकर दे देता हूं कि आखिरकार कौन सा जो कोशिका द्रव के अंदर तैरते रहते हैं, उन ऑर्गन्स के मैं नाम बता देता हूं आपको नॉर्मली, क्योंकि पढ़ना तो सभी के बारे में डिटेल है। ऑर्गन्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले यहां पर तीन चीजें तो हमने देख ली। यहां पर पढ़ेंगे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोलते हैं अंतःप्रदीप जालिका, अंतःप्रदीप जालिका। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं, यहां पर पढ़ेंगे राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, और हमें पढ़ना है यहां पर, क्योंकि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अलावा हम पढ़ेंगे यहां पर गोल्गी बॉडी, जिसे बोलते हैं गोल्जिकाई, गोल्जिकाय। उसके बाद पढ़ेंगे हम रिक्तिकाय, जिसे बोलते हैं वेक्यूल्स। हम पढ़ेंगे इसमें लवक, प्लास्टिड, प्लास्टिड।
ये सेल ऑर्गेनेल्स अपने पढ़ना है ना, एक सेंट्रोसोम भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी जानकारी अपन देखेंगे, लेकिन एक एक करके पूरा डिटेल जितना हो सकेगा ना उतना डिटेल अपन देखने की कोशिश इसमें करेंगे दोस्त, है ना। सबसे प्राथमिकता हम किसके बारे में जानकारी देखेंगे, तो सबसे प्राथमिकता में दोस्त मेरे तो कोशिका झिल्ली के बारे में देखेंगे और फिर आगे की हम जानकारी देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली की बात करता हूं मैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन की क्या जानकारी हमारी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी जो सेल होती है ना, इस सेल का स्ट्रक्चर में नॉर्मली मैं आज से बना देता हूं। सेल, और इस सेल के अंदर हमारा क्या होता है कि यहां पर बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक के बाहर ऐसे करके हमारे नॉर्मली संरचना होती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और इसी के अंदर हमारी ऐसी करके संरचना होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम अपना दिया जाता है। और भी हमारी बहुत सारी प्रकार की संरचना होती है ऐसे करके, जो गोल्गी बॉडी होती है, और यहीं पर ऐसी संरचना हम बात करें जिसे अपना लाइसोसोम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसके सबसे बाहर की जो लेयर होती है ना, ये वाली लेयर, ये सबसे बाहर वाली लेयर, इसी की बात कर रहे हैं अपन के सबसे बाहर वाली लेयर है। अब सबसे बाहर की लेयर है, जिस प्रकार हमारी त्वचा, त्वचा क्या करती है, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उनका नियंत्रण करती है कि भैया जो भी मटेरियल अंदर जाए बाहर जाए, उनका भी हमारा नियंत्रण करने का काम करती है। तो जो सेल होती है ना, उस सेल की सबसे बाहर की लेयर होती है ना, इसे ही हमारा क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? तो सेल मेम्ब्रेन हमारा समझ में आया कि जो कोशिका होती है सबसे, कोशिका के सबसे बाहर की संरचना को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब इसमें ये देखेंगे कि देखो यहां पर मेरा मकसद ये कुछ चीज रटवाने नहीं है, लेकिन सबसे प्राथमिकता बता दूं कि ये उपस्थित कहां पर होती है। तो याद रखेंगे कि ये जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है। जंतु कोशिका मतलब बोले तो एनिमल सेल में भी होती है, और उसके बाद हमारा जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका की बात करें तो प्लांट सेल, प्लांट सेल में भी हमारे प्रेजेंट होती है। तो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, दोनों में हमारी प्रेजेंट होती है। लेकिन एक बात समझना कि जंतु कोशिका में सबसे बाहर की लेयर होती है, इसमें मैं बता देता हूं कि जंतु कोशिका में सबसे बाहर की लेयर होती है। सबसे बाहर की झिल्ली हमारी जंतु कोशिका में क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका में कौन सी होती है, दूसरी लेयर, दूसरी झिल्ली, दूसरी झिल्ली होती है। अगर पादप कोशिका में दूसरी ये है तो आपसे पूछ लेगा पहली कौन सी होती है, तो पादप कोशिका में पहली होती है हमारी कोशिका भित्ति। आगे चलकर अपन देखेंगे। और संरचना कैसी कि भैया सबसे बाहर प्लांट सेल में अगर बात करूं तो बाहर तो हमारी होती अपना सेल वॉल, और इसी के अंदर जो दूसरे नंबर के सेकंड नंबर की जो लेयर होती है ना, उसे क्या कहा जाता है, अपना प्लाज्मा झिल्ली के नाम से बोला जाता है, जो कि हमारे क्या होती है, कोशिका झिल्ली। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है कोशिका झिल्ली। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। हम बात करते हैं कि आखिरकार ये करती क्या है ना, करती क्या है ऐसा देख ले हमारा। तो ये क्या करती है, हमारा कोशिका को सुरक्षा, सहारा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है ना। एक तो प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है और एक सपोर्ट करने का काम हमारा करती है। तो पहला काम हमारा एक समझ में आ गया। उसके बाद आखिरकार किस प्रकार की हमारी होती है ना, इसका आकार आकृति कैसी होती है, तो हम बोलेंगे कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली ऐसे हम लिख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य बोले तो हमारा सेमी परमिएबल, कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल हमारी होती है। अब सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है कि दोस्त ये क्या करती है कि जो कोशिका के अंदर मटेरियल आता है और बाहर जाता है, मतलब कुछ भी प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह जो अंदर और बाहर जाते हैं ना, उसका जो देखरेख करने का काम यही करती है कि भैया किस मटेरियल को अंदर जाना देना है और किस मटेरियल को बाहर अपना रोकने का काम करती है। तो ये क्या करती है, एक प्रकार का नियंत्रक का काम करती है। क्या करती है, नियंत्रण, क्या करती है, नियंत्रण का कार्य करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। कैसे कि भैया कोशिका के अंदर या बाहर जाने वाले मटेरियल का, या बाहर जाने वाले जितने भी हमारे
प्रोटीन वगैरह वैसा होती है, उनकी देखरेख करने का काम करती है, उनका नियंत्रण करने का काम करती है। अर्थात जो उपयोगी ऑर्गन्स होंगे, ये उपयोगी जो पदार्थ होगा उसको कोशिका के अंदर जाने देती है, और जो अनुपयोगी होगा उसको बाहर निकालने का काम करती है। इसलिए बोला अर्धपारगम्य हमारा। इसके अर्धपारगम्य होगा, ये कुछ पदार्थों को जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती है, इसलिए इसे यहां पर क्या कहा गया, चयनात्मक। चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा गया, चयनात्मक झिल्ली हमारी। चयनात्मक मतलब हमारा सेलेक्टिव, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन हमारा कहा जाता है, तो याद रखना इसे क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि चयन करती है हमारी कुछ उपयोगी तत्वों का, मटेरियल का, हानिकारक मटेरियल को ये प्रवेश करने से रोकती है। ये भी बात समझ में आ गई हमारी कि ये अर्धपारगम होती है। उसके बाद आखिरकार ये बनी इकाई की होती है, ये भी हमारा देख लेते हैं। बनती इकाई से हमारी कोशिका झिल्ली है ना, तो हम याद रखेंगे कि लिपिड की, लिपिड्स की बनी होती है, और लिपिड्स के साथ साथ हमारी किसकी, प्रोटीन की। तो प्रोटीन और लिपिड्स से मिलकर हमारी बनी होती है क्या, कोशिका झिल्ली। आखिरकार प्रोटीन में लिपिड्स कौन कौन सा होता है, एक ग्लाइकोलिपिड होता है इसमें, ग्लाइको, एक हाइफो, ग्लाइकोलिपिड्स और हाइपोलिपिड्स हमारा बोलते थे, दोनों लिपिड्स से मिलकर हमारी कोशिका झिल्ली बनी होती है। क्या इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद और भी हम इसमें फैक्ट याद रख सकते हैं क्या, कि भैया इसके अंदर हमारे इसी में जो होती है कैसी के एक प्रकार लचीली होती है, लचीली, मुलायम, इसके अंदर लिचली और मुलायम झिल्ली होती है, और उस मुलायम झिल्ली को क्या बोल देते हैं अपन, प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, तो हमारी एक प्रकार की मुलायम और एक लचीली झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। वो भी हमारा इसी का ही पार्ट अपना बोल देते हैं। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, क्योंकि नॉर्मल इफेक्ट है, इतनी जानकारी हमें पता होना ही चाहिए, तब जाके हम आगे कुछ कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। और भी अगर बात करूं इसमें, तो और भी क्या जानकारी हम देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव भरा होता है ना। प्रत्येक जो कोशिका होती है, उस प्रत्येक कोशिका के, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में सारे के सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, हमारे तैरते रहते हैं, सेल ऑर्गन। तो हमने बात करी कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कि कोशिका झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी संरचना होती है ना, सबसे बाहरी संरचना होती है, जो कि कोशिका को सहारा एवं सपोर्ट, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि जो ये झिल्ली होती है, ये झिल्ली प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। अर्थात हम बात करें कि क्या करती है, कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले मटेरियल की देखरेख करती है, नियंत्रण करती है। इसलिए हमने बोला कि किस प्रकार के, तो अर्धपारगम्य झिल्ली हमारी सेमी परमिबल हमारी है, जो कि कुछ चीजों को अंदर जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती है। इसलिए इसे चयनात्मक अपनी झिल्ली भी कहा गया। चयनात्मक झिल्ली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से भी से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका झिल्ली के अंदर हमारा कोशिका द्रव भरा होता है, जिसमें बहुत सारे मटेरियल, सेल मटेरियल अपने क्या होते हैं, सेल ऑर्गन्स अपने तैरते रहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई। कहां पर प्रेजेंट होती है, तो जंतु और पादप कोशिका में हमारी प्रेजेंट होती है। मैंने अलग अलग पॉइंट बता दिया, अगर पॉइंट नॉर्मली भी अगर रहा है तो अपना जानकारी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। क्या सेल मेम्ब्रेन कोशिका के सबसे बाहर की संरचना होती है, जो कि कोशिका को सहारा और सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिका दोनों में प्रेजेंट होती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, अर्थात कुछ तत्वों को आने देती है और कुछ को नहीं आने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई। कोशिका झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्म हमारा एक द्रव भरा होता है, बात समझ में आई। तो ये कोशिका झिल्ली के बारे में नॉर्मली मैंने जानकारी आप लोगों को बताई। ठीक है, शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं आगे चलकर कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की अगर बात करूं मैं, तो कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। किसकी बात करते हैं, सेल वॉल। देखो अगर मैं बात करूं कि ये कहां पर प्रेजेंट होती है, सबसे पहले तो हम बोलेंगे पादप कोशिका में।
सिर्फ कहां पर होती है? पादप कोशिका में होती है, प्लांट सेल में ही होती है। प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल में ही हमारे प्रेजेंट होती है, इसके अलावा एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। बात समझ में आई? इसमें हम बात करें कि बनी किस चीज की होती है ना, तो ये बनी होती है किसकी? एक निर्जीव पदार्थ की। ठीक है, क्या बता देंगे? नॉन लिविंग जो सब्सटेंस होता है उसकी बनी होती है। नॉन लिविंग किसकी सब्सटेंस? हमारा तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की हमारी तो जो पादप होता है ना, उस पादप में जो झिल्ली बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या बात समझ में आई? है ना। इसके अलावा और भी आपसे जानकारी पूछ लेता है, क्योंकि ये हमारा एक जीवाणु होता है, जीवाणु, और एक हरित, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, जीवाणु और नील हरित शैवाल। जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया और इनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इनकी जो कोशिका झिल्ली है, इनकी कोशिका जो भित्ति है ना, वो किस चीज की बनी होती है? तो याद रखना, पॉलीसेकेराइड्स की। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखे होंगे, एक अपना मोनोसेकेराइड, एक ओलिगोसेकेराइड और एक पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड से मिलकर हमारी बनी होती है किसकी? जीवाणु, नील हरित शैवाल और इनकी। और अगर बात करूं कि जो पादप कोशिका, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। एक बात और आपसे पूछ सकता है कि जो कवक होता है ना, कवक बोले तो हमारे जो फंगी होता है, उस फंगी की काई से बनी होती है? तो हम याद रखेंगे काइटिन की। है ना, जो फंगी होता है ना, उस फंगी की जो कोशिका भित्ति है वो काय की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। तीनों याद रखना दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण हमारा है कि ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? उपस्थित कहां पर होती है? मैंने बताया है ना। तो ओनली हमारे प्लांट सेल में उपस्थित होती है। किस चीज की बनी होती है? तो निर्जीव पदार्थ सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु और हरित शैवाल की किसकी? पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। आखिरकार किस प्रकार की होती है? तो हम बोलेंगे तो ये करती क्या है? तो हम याद रखेंगे ये भी क्या करती है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है, उसके साथ कोशिका को सहारा प्रदान करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कोशिका को सुरक्षा या सहारा प्रदान करती है। उसके बाद ये झिल्ली किस प्रकार की है? तो हम बोलेंगे परमिएबल, या बोले तो पारगम्य। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, बोले तो परमिएबल। ठीक है, पारगम्य होती है मतलब कोई भी मटेरियल आए, कोई भी मटेरियल जाए, इसका देखरेख करने का इतना काम नहीं होता है ना। और जो पारगम्य होती है, इसी के नीचे हमारा, इसी जस्ट झिल्ली है ना, इसकी सेकंड लेयर कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हमारा सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकंड नंबर की लेयर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमारा बोल सकते हैं आसानी से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेकंड नंबर की लेयर होती है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर की होती है तो हम याद रख सकते हैं कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि भैया हमने बोल दिया कि ये हमारा कोई सेल है, इस सेल के बाहर हमने बोल दिया कि ये हमारी सेल वॉल, ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के जो अंदर की वाली जो लेयर है वो कौन सी होगी? तो सेल मेम्ब्रेन होगी हमारी। अंदर की कौन सी होगी? सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होता है? सेल वॉल का ही होता है। सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होता है? सेल वॉल का ही होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये हमने सेल वॉल क्या देखा कि सेल वॉल कोशिका, पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अर्थात कोशिका के सबसे, पादप कोशिका के सबसे बाहर की झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली को सहारा प्रदान करने का, कोशिका झिल्ली को क्या करती है हमारा, के सुरक्षा प्रदान करती है। उसके साथ कोशिका को क्या बोल दे कि एक आकार, सुरक्षा बोल दूं, सुरक्षा के साथ साथ एक शब्दावली भी लिख सकता हूं, कोशिका को आकार भी प्रदान करती है, उसको प्रोटेक्ट भी करती है, उसको सपोर्ट भी प्रदान करने का काम यही करती है। किस प्रकार की होती है? तो एक प्रकार की पारगम्य झिल्ली हमारी होती है। किन किन चीजों की बनी होती है? तो ये भी हमने देख लिया कि किन किन चीजों की ये बनी होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे हम बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने यहां पर देख रहे हैं कोशिका द्रव, ये भी हमने पूछ लेगा। फिर हम आगे सेल ऑर्गन्स की बात करें। कोशिका द्रव बोले तो हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की हम बात करते हैं।
ठीक है, साइटोप्लाज्म का हमारा कथन क्या क्या हमारा क्या सबसे पहले आखिरकार साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है ना, यह हमें याद रखना। आखिरकार इसकी खोज किसके द्वारा की गई, है ना। उसके बाद हम याद रख लेंगे इसमें खोज, इसका उपनाम भी पूछ लेता है ना। तो देखो कोशिका द्रव क्या होता है कि कोई भी कोशिका है, सेल है, मान लो मैंने बात कर ली कि ये हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर हमारा पूरा इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना पूरा, उस लिक्विड को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोशिका द्रव। नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, या जीव द्रव्य बोल दूं इसे, है ना, जीव द्रव्य। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बोले तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये पूरा जो कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है ना, इसे क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म में भी दो भागों में हमने बांट दिया कि इसके अंदर यहां पर होता है न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। और जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है ना, जहां पर सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, ये इसको हमारा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अर्थात हम बोल देंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? जीव द्रव्य। तो कोशिका द्रव क्या होता है? तो कोशिका के अंदर जो भरा है, इसमें लिख देता हूं, कोशिका के अंदर जो प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं हमारा क्या? कोशिका द्रव, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और यहां पर हम लिख देंगे कोशिका के अंदर, और दूसरा पॉइंट हम प्लस करके लिखेंगे केंद्रक के अंदर उपस्थित। अब केंद्रक के अंदर हम बात करें कि केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो केंद्रक द्रव होता है। केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो हमने बोला केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, जिसे बोलते हैं अपन क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से बोलते हैं, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करें कि जीव द्रव्य आखिरकार होता क्या है, तो जीव द्रव्य में हमने देखा कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो केंद्रक के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उन दोनों को मिलाकर हमारा जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या है? तो सीधा सीधा मैं यहां पर एक पॉइंट एक बार और लिख देता हूं कि जो साइटोप्लाज्म है, क्या बताएंगे कि जो साइटोप्लाज्म है और प्लस जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है? दोनों को मिलाकर हमारा प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर हमारा क्या बोल देंगे? जीव द्रव्य बोल देंगे। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि जीव द्रव्य क्या होता है हमारा? नॉर्मली जानकारी है, इतनी जानकारी तो हमें पता ही होना चाहिए, तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, खोज किसके बाद की गई? इसकी खोज किसके द्वारा की गई? डुजार्डिन। खोज डुजार्डिन द्वारा इसकी खोज हमारी की गई थी। किसके द्वारा? डुजार्डिन। डुजार्डिन के द्वारा इसका खोज की गई, और आखिरकार इसका उपनाम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं मानव जीवन का भौतिक आधार। मानव जीवन का भौतिक आधार हमारे किसे माना जाता है? तो इसी को माना जाता है ना। तो ह्यूमन लाइफ का फिजिकल बेस ऑन ह्यूमन लाइफ किसको माना जाता है? तो इसी को माना जाता है। और ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया? क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसी के अंदर सारे मटेरियल रहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता है, गोल्जी का इसके अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो प्रोटीन का अपना क्या होगा कि एनर्जी जनरेट नहीं होगी, राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन जनरेट नहीं होगी, है ना। ऐसे करके सारे ऑर्गन्स इसके अंदर होते, इसलिए बोला कि अगर जीव द्रव्य नहीं होता तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, इनका पोषण नहीं हो पाता। इसलिए बोला मानव जीवन का भौतिक आधार। खोज किसके द्वारा की गई? डुजार्डिन द्वारा। उसके बाद इसका नामकरण अगर पूछ ले कि इसको जीव द्रव्य नाम किसके द्वारा दिया गया, है ना, नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो हम याद रखेंगे पुरकिंजे द्वारा। पुरकिंजे, तो याद रखेंगे पुरकिंजे ने 1838 और 39
39 और 40 लिखेंगे। 39 और 40 के समय हमारा क्या दिया था, इनका नामकरण किया था, लेकिन बहुत जगह ऐसा रहता है डुजार्डिन नाम नहीं देता है दोस्तों, डायरेक्ट पुरकिंजे देता है। तो इतनी जानकारी भी हमें याद होना है कि पुरकिंजे भी रहे तो वो सही रहेगा अपना, ठीक है। और इन्होंने जो नाम दिया था, कौन सा नाम दिया था, इन्होंने बोला था सारकोट, ये सारकोट, क्या नाम दिया था, सारकोड इन्होंने नाम दिया था दोस्त। इतनी बात आप नॉर्मली याद रखना कि आखिरकार जीव द्रव्य क्या होता है। तो जीव द्रव्य हमारा क्या है कि जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे कोशिका द्रव बोलते हैं, और जो केंद्रक के अंदर द्रव भरा होता है उसे केंद्रक द्रव बोलते हैं। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है या जीव द्रव्य बनता है। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन द्वारा की गई थी, और डुजार्डिन जी ने इनको नाम क्या दिया था, तो सारकोट नाम दिया था, ठीक है। उपनाम क्या दिया इसको कि मानव जीवन का क्या कहा जाता है, इसको भौतिक आधार कहा जाता है। एक पूछेगा मानव जीवन का आधार है ना, हमारे जो बेस है ह्यूमन बॉडी का वो क्या, ब्लड है, लेकिन मानव जीवन का फिजिकल बेस की बात करें तो बताएंगे किसको, प्रोटोप्लाज्म को बता देंगे। नामकरण किसके द्वारा किया गया, इसको जीव द्रव्य नाम देने वाला व्यक्ति कौन था, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने कब दिया था, तो हमारा कभी ईयर नहीं पूछता, लेकिन हम एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से लिखे तो अपना काम बनता है। फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत अगर बात करूं कि इसमें संगठन या क्या क्या हमारा होता है, तो लगभग 70 से 80%, 70 से 80% हमारा क्या बोल देते हैं हमारा, तो इसमें होता है जल। 70 से 80% तक हमारा क्या बता देंगे कि जल ही होता है। उसके बाद क्या होता है, तो हम बोल देंगे प्रोटीन वगैरह हमारा क्या होता है, कि बाकी क्या अपन बोल देंगे कि प्रोटीन हमारा होता है, प्रोटीन लिपिड्स वगैरह ये हमारा इनसे बनी होती है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो जल की ही मात्रा होती है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, तो जीव द्रव्य के बारे में देखा कि जीव द्रव्य होता क्या है ना। तो कोशिका के अंदर भरा हो कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर भरा हो केंद्रक द्रव, दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है, जिसे कोशिका द्रव के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से हमारा जाना जाता है। इतनी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार केंद्रक के बारे में। केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में क्या जानकारी देखना है, डायग्राम से बता दूंगा और ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी में बता देता हूं यहां पर कुछ चीजें, तो कि आखिरकार जो केंद्रक है ना, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई, न्यूक्लियस की खोज कहां किसके द्वारा की गई, ठीक है। उसके बाद हमारा पूछ लेगा इसमें झिल्ली कौन सी पाई जाती है, इसके अंदर द्रव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत हमारी गोल संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, और कहां पर प्रेजेंट होता है ना, उपस्थित कहां पर होता है, ये कुछ जानकारी हम देखेंगे। मैं डायरेक्ट इसमें बता देता हूं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम खोज की बात कर लेते हैं। खोज, खोज किसके द्वारा की गई, तो हम याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा हमारी कोशिका की क्या की गई थी दोस्त, हमारी खोज की गई थी। ये बात याद रखना कब, तो 1831 में, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद हमारा पूछेगा कि जो केंद्रक होता है ना, ये केंद्रक कहां पर प्रेजेंट होता है, उपस्थित कहां पर होता है, तो हम याद रखेंगे कोशिका के मध्य में, कोशिका के मध्य में। ये हम याद रखेंगे कोशिका के कहां पर प्रेजेंट होता है, बीच में हमारा बिल्कुल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मिड में। कहां पर, तो अगर मैं नॉर्मली अगर इसके बताऊं कि यहां पर ये सेल है, और इस सेल में जो बीच वाली संरचना है ना यहां पर, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसी को हम बोल देंगे क्या, केंद्रक। बात समझ में आई। उसके बाद हमने बोला कि ये तो हमारा हो गया, बात समझ में आ गई। इस जो केंद्रक है, इस केंद्रक में एक द्रव भरा होता है, केंद्रक में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। ये बोल दे तो न्यूक्लियोप्लाज्म। बात समझ में आई, न्यूक्लियोप्लाज्म। और अगर यह बात करें कि कोशिका केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक के बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो झिल्ली को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। मतलब कोशिका के अंदर जो झिल्ली होती है, कोशिका के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, उसे कोशिका मेम्ब्रेन,
या अपना सेल मेम्ब्रेन, और जो केंद्रक के बाहर होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? तो हमने कुछ चीजें यहां पर देखी और बाकी के हम यहां पर डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं छोटा कर दूं कि हमारा केंद्रक की बात करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस बोल देंगे, है ना? क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियस। इसको बोल दूं मैं केंद्रक। ठीक है। और इस न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई तो वो भी मैं वापस से लिख देता हूं, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, केंद्रक की खोज की गई थी। बात समझ में आई? और केंद्रक के बाहर जो संरचना है ना, ये वाली जो है ना, इसको हम बोलते हैं केंद्रक की बाहर की लेयर, है ना, ये केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? केंद्रक के बाहर जो जो केंद्रक को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी उसे बोल देंगे अपन केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो कोशिका के बाहर, मतलब यहां का जो मटेरियल है ना, केंद्रक के बाहर का मटेरियल अंदर ना आ सके और अंदर का कोई भी मटेरियल बाहर ना जा सके, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है कौन? तो केंद्रक झिल्ली का हमारा काम होता है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो केंद्रक झिल्ली क्या करती, जिस प्रकार कोशिका को प्रोटेक्ट करने का काम करती कोशिका झिल्ली, वैसे वैसे केंद्रक को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगी प्यारे दोस्तों? तो केंद्रक झिल्ली। बात समझ में इतनी? और इसी के अंदर यहां पर अगर मैं बात करूं, जो केंद्रक होता है ना न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के भी बीच में, जो न्यूक्लियस है इसके बीच में भी एक गोल संरचना होती है। उसकी बात करें कि गोल संरचना हमारी क्या कहलाती है? जो गोल संरचना होती है उसे बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका बोले तो न्यूक्लियोलस। क्या बोल देते हैं अपन? न्यूक्लियोलस के नाम से इसे जाना जाता है। आपसे पूछ ले कि आखिरकार जो न्यूक्लियोलस है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? न्यूक्लियोलस की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो न्यूक्लियोलस की खोज, इसको मैं हटा देता हूं यहां पर, न्यूक्लियस की खोज की थी फोंटाना ने। फोंटाना एक साइंटिस्ट है, एनसीईआरटी के अनुसार फोंटाना ही नाम बताते हैं। तो न्यूक्लियोलस की खोज किसके द्वारा की गई? कौन? तो केंद्रक के अंदर एक गोल संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और न्यूक्लियोलस की अगर बात करूं यहीं पर, क्या आखिरकार न्यूक्लियोलस कार्य क्या करता है? देखो सारी की सारी जानकारी यहीं पर समझ लोगे तो हमें लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। कार्य बात करूं तो ये क्या करता है कि जो आरएनए होता है, आरएनए का संश्लेषण करता है ना, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और आरएनए क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पूर्ण रूप भी आपसे पूछ सकता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा होता है आरएनए, और आरएनए का सिंथेसिस कहां पर होता है? तो इसी केंद्रिका के अंदर होता है। फिर हमने बात करी कि जो केंद्रिका के बाहर हमारा, इसमें यहां पर अपना लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर यहां पर जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव भरा होता है, केंद्रक द्रव को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं? हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से केंद्रक द्रव को हमारा जाना जाता है। बात समझ में आई? और जो केंद्रक द्रव होता है ना, इस केंद्रक द्रव के अंदर बहुत सारी धागेनुमा संरचना होती है। इसके अंदर केंद्रक द्रव है ना, इसके अंदर ऐसे करके धागेनुमा संरचना होती है, ऐसे करके। ठीक है। और जो धागेनुमा संरचना होती है ना केंद्रक के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है दोस्त, याद रखना, क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन की अगर बात करें कि क्रोमेटिन की खोज किसके द्वारा की गई, तो फ्लेमिंग द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेमिंग द्वारा की गई। तो याद रखना, क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग द्वारा की गई थी, जो कि एक धागेनुमा संरचना है जो कि सेल के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर प्रेजेंट अपनी होती है। मैंने क्या बताया? देखो ज्यादा अपना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं कि क्या क्या चीज हमने बता दी इसमें। तो याद रखना कि कोशिका केंद्रक क्या होता है?
तो केंद्रक हमारा कोशिका के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि केंद्रक के बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसे केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। केंद्रक के बीच में गोल संरचना होती है जिसे अपना क्या है, केंद्रिका कहा जाता है, ये अपना न्यूक्लियोलस कहा जाता है। उस न्यूक्लियोलस की खोज किसके द्वारा की गई, फोंटाना के द्वारा की गई दोस्त, है ना। और आखिरकार ये केंद्रिका करती क्या है, तो केंद्रिका का काम होता है आरएनए का संश्लेषण करना, ये सिंथेसिस करने का काम इसका होता है। आखिरकार क्रोमेटिन क्या करती है, और क्रोमेटिन की खोज किसके द्वारा की गई, तो क्रोमेटिन क्या है कि क्रोमेटिन जब धागेनुमा संरचना है और कहीं पर एक जगह एकत्रित हो जाती, क्रोमेटिन होता है और एक क्रोमेटिन कहीं पर निर्माण एक जगह एकत्रित हो जाता है, तो ये किसका निर्माण करता है दोस्त हमारा, तो ये निर्माण करता है गुणसूत्रों का। कि जब क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कहीं पर एक गुच्छनुमा संरचना बना लेती है तो उस गुच्छनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र बोले तो क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। क्रोमोसोम्स की खोज किसके द्वारा की गई, क्रोमोसोम की खोज हम बताते हैं स्ट्रॉसबर्गर, स्ट्रॉसबर्गर द्वारा हमारी इसकी खोज की गई, ठीक है। इतनी बात याद रखना, इसका नामकरण हम याद रख सकते हैं वाल्डेयर, वाल्डेयर द्वारा इनका नामकरण किया गया, ये भी याद रखना, है ना। तो गुणसूत्र हमारा क्या होता है कि जो धागेनुमा संरचना है, वो धागेनुमा संरचना जब किसी स्थान पर एकत्रित हो जाती है, गुच्छनुमा संरचना बना लेती है, तो उसे क्रोमेटिन के नाम से हमारा जाना जाता है। तो क्रोमेटिन होता है और क्रोमेटिन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है दोस्त मेरे, तो न्यूक्लियस में हमारा होता है प्रोटीन एक, जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन जो पाया जाता है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो एक आनुवांशिक प्रोटीन है, आनुवांशिक प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है एक प्रकार का आनुवांशिक प्रोटीन के नाम से इसे जाना जाता है ना। आनुवांशिक प्रोटीन इसलिए बोले जेनेटिक प्रोटीन, क्योंकि ये जेनेटिक सिम्टम्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। बाकी की क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स हमारा होता है, क्रोमोसोम्स की जो यूनिट होती है डीएनए, डीएनए की यूनिट क्या होती है हमारी, जीन्स बता देंगे दोस्त, है ना। तो ये हमने देखा कि थोड़ा सा केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। आखिरकार सर लिखेंगे कैसे, इसमें लिखना होगा तो लिखेंगे कि भैया केंद्रक जो होता है, केंद्रक कोशिका के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, ठीक है। केंद्रिका की खोज किसके केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, याद रहेगा। केंद्रक के बाहर एक लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली, है ना। और केंद्रक के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। और इसी केंद्रक द्रव के बिल्कुल बीच में मध्य में एक गोल संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है, केंद्रिका। और उस केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। केंद्रिका क्या करती है, तो आरएनए का सिंथेसिस करने का काम करती है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आखिरकार जो धागे जो केंद्रक द्रव है उसके अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है, उस धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, तो उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये क्रोमेटिन जब एक जगह पर एकत्रित हो जाती है तो किसका निर्माण करती है, तो गुणसूत्रों का निर्माण करती है दोस्त। किसका निर्माण करती है, क्रोमोसोम्स का निर्माण करती है। और क्रोमोसोम्स की खोज मैंने बता दी, क्रोमोसोम्स का हमारे बता दे कि नामकरण किसके द्वारा किया गया। इसके अलावा इसके अंदर एक प्रोटीन भरा होता है जिसे बोलते हैं हमारा क्या, हिस्टोन प्रोटीन भी अपना भरा होता है। क्या डीएनए के बारे में, सॉरी केंद्रक के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आई, थोड़ा बहुत डीएनए अपना आरएनए समझ में आया, सॉरी केंद्रक समझ में आया। केंद्रक समझ में आ गया हो तो हम देखते हैं कि आखिरकार गुणसूत्र क्या होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं किसके बारे में, गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के बारे में हम जानकारी देखते हैं क्या क्या हमारा। सबसे पहले हम बात करें कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, होता क्या है, तो हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स आनुवांशिक पदार्थ है। क्रोमोसोम्स जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का
अनुवांशिक पदार्थ है। क्रोमोसोम्स की आखिरकार खोज किसके द्वारा की गई है? तो हम याद रखेंगे स्ट्रॉस बर्गर द्वारा, याद रहेगा नाम। उसके बाद आखिरकार इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? क्रोमोसोम्स नाम किसके द्वारा दिया गया? वाल्डियर के द्वारा इसका नाम दिया गया था। किसके द्वारा? वाल्डियर। वापिस लिख देता हूं, वाल्डियर के द्वारा इसका क्या दिया गया था? हमारा नाम दिया गया था दोस्त। इतनी सी बात हमारा याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि गुणसूत्र थ्योरी किसके द्वारा की गई, दी गई? गुणसूत्र सिद्धांत या बोल दो क्रोमोसोम्स थ्योरी। थ्योरी। दो व्यक्ति थे, एक सटर और बोवेरी। दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति के द्वारा हमारा ये दिया गया था सिद्धांत। इतनी बात याद रहेगी, है ना। इसके और भी आपसे पूछ सकता है कि एक उपनाम अपना पूछ सकता है इसमें। उपनाम इसको क्या कहा जाता है? तो हम बात रखेंगे आनुवांशिक वाहक। आनुवांशिक वाहक कहा जाता है, या बोलूं वंशागति वाहक। वाहक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है। उसके अलावा इसमें एक प्रश्न हमारा बन सकता है कि आखिरकार इसका कार्य क्या होता है? दोस्तों जब पता है कि आनुवांशिक वाहक है तो क्या करेगा? आनुवांशिक लक्षणों को, जेनेटिक जो सिम्टम्स होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि जो हमारी एक पीढ़ी होती है ना, एक जनरेशन होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो सिम्टम्स जाते हैं, मतलब माता के लक्षण बच्चे में आता है, पिता के लक्षण जो बच्चे में आते हैं, वो किसके कारण आते हैं? तो अनुवांशिक लक्षण जो क्रोमोसोम्स के माध्यम से आते हैं। अकेले क्रोमोसोम्स ही नहीं से करता है, क्रोमोसोम्स में डीएनए भी काम करता है, और डीएनए के साथ साथ इसमें जो जीन्स होता है वो जीन्स भी इसकी हेल्प करता है, तब जाके हमारा क्या कर पाते हैं? ट्रांसफर कर पाते हैं। तो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का एक काम करते हैं। इतनी बात शायद आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात आसानी से समझ में आ गई हो तो हम एक चीज और इसमें बता देता हूं आखिरकार कि क्या पूछ लेता हमारा कि जो क्रोमोसोम्स होता है ये बना किस चीज का होता है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन या बोल दो निर्माण, ठीक है। निर्माण में हम बात करेंगे कि इसमें पाया जाता है कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। लगभग कितना परसेंट? 37% हमारा स्टोन प्रोटीन पाया जाता है जब जाके इसका निर्माण होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या पाया जाता है? तो हम बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल लगभग 36% न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड बोल दूं या बोल दूं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोल दूं, तो आरएनए डीएनए के रूप में हमारा न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है दोस्त। और भी बात करूं तो और बाकी का इसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, मटेरियल्स हमारा। तो फॉर्मेशन हमारा स्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। आखिरकार बात करें हमारा कि जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, क्या क्रोमोसोम्स में सभी जीवों में इसकी संख्या समान होती है? क्या प्रश्न बन जाएगा कि क्या सभी जीवों में इसकी जो संख्या है वो संख्या हमारी कैसी होती है? समान होती है या नहीं होता है? संख्या आपसे पूछ सकता है कि किस में कितनी संख्या होती है, कितने क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो कि सबसे पहले हम बात करें कि यहां पर
सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मच्छर में। मच्छर में 6 बोल देते अपन। घरेलू जो मक्खी होती है, मक्खी में 12। उसके बाद हम बोल देते हैं यहां पर जो मटर होता है, उस मटर के पौधे में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 14। 14 के बाद यहां पर बोल देते हैं अपन जो प्याज होता है, उस प्याज में कितना होता है? तो प्याज में अपन बोल देंगे 16 होते हैं। ठीक है। जो मक्का होता है ना दोस्त, उस मक्का में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 20। उसके बाद हम याद रखेंगे जो टमाटर होता है, उस टमाटर में कितने बोल देंगे? 24 क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स? 24। ये बताने का उद्देश्य में है कि जितने भी जीव होते हैं ना, उन सभी जीवों में क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी होती है? अलग अलग हमारी होती है। इतनी बात याद रखना। और भी हम बात करें यहां पर तो और भी नाम बता देता हूं, ऐसे करके मैं ऐसे बता देता हूं। चूहा, बिल्ली की बात करते हैं। बिल्ली में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? बिल्ली, तो बिल्ली में हम बात करते हैं यहां पर 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 38। अगर मेंढक की बात करूं कि मेंढक में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मेंढक में होते हैं 26 क्रोमोसोम्स। अगर मैं नींबू की बात करूं कि नींबू में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो नींबू में होते हैं हमारा 18 जोड़ी, मतलब 36। कितने होते हैं? 36। बिल्ली में कितने? 38। और अगर चूहा की बात करूं कि चूहे में कितनी होती है, माउस में, तो हम याद रखेंगे 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 40। अगर मैं यहां पर बात करूं गेहूं, गेहूं में, तो गेहूं में याद रखना 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने दोस्त? 42। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर खरगोश, खरगोश में क्रोमोसोम्स की संख्या 44 होती है। और बात करें हमारा मनुष्य की, मनुष्य में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद यहां पर बात करूं तंबाकू, तंबाकू। उसके बाद बात करूं आलू, आलू के साथ चिंपैंजी, चिंपैंजी। इनमें तीनों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 48 क्रोमोसोम्स। उसके अलावा और भी हम बात करें तो आपसे पूछ लेगा घोड़े में, घोड़े में क्रोमोसोम्स की संख्या 64 होती है। बात करें कुत्ते में, कुत्ते में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी बता देंगे? तो याद रखना इसमें बताते हैं 78। कितने? 78। ऐसे करके कुछ क्रोमोसोम्स की संख्या भी हमें याद रखना है कि मनुष्य के अलावा, मनुष्य का याद रहता है अपने मानव में कितने होते हैं? 46 होते हैं, लेकिन बाकी के थोड़े बहुत सभी के हमें पता होना चाहिए। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या देखा आज के लेक्चर में? तो दोस्त मेरे, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि आखिरकार संरचना में पढ़ना क्या क्या, हमें स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या क्या है ना। उस पढ़ने में हमने देखा कि भैया स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में, और यहां पर साइटोप्लाज्म कर लेंगे अपन इसको, है ना। इसको क्या कर लेंगे? साइटोप्लाज्म कर लेंगे, जीव द्रव्य कर लेंगे। जीव द्रव्य बोले तो हमारा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें, ये पूरा मटेरियल के बारे में हम देखने वाले थे, लेकिन हमने सबसे पहले किसके बारे में देखा? तो कोशिका झिल्ली क्या होती है कि सबसे बाहर की झिल्ली होती है जो सुरक्षा, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, सहारा प्रदान करने का काम करती है। ये क्या होती है? अर्धपारगम होती है, सेमी परमेबल होती है, कुछ तत्वों को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती है ना। तो इसलिए बोलते हैं कोशिका का नियंत्रण करती है। उसके बाद बोला कहां पर प्रेजेंट होती है? तो कोशिका झिल्ली अपना पादप कोशिका में होती है और हमारा जंतु कोशिका में होती है। पादप कोशिका में दूसरे नंबर की लेयर और जंतु में फर्स्ट नंबर की लेयर होती है। उसके बाद क्या करता है कि कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिका द्रव भरा होता है जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं। ये लचीला और मुलायम झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोल देते हैं? हमारा प्लाज्मा झिल्ली। काय की बनी होती है? लिपिड्स और हमारा किसकी? प्रोटीन्स की ये बनी होती है। फिर ऐसे कैसे हमने किसके बारे में देखा? तो यहाँ पर देखा कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली ओनली पादप कोशिका में पाई जाती है, जो कि निर्जीव कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है, अर्थात कोशिका को सुरक्षा, आकार एवं सहारा प्रदान करती है, जो कि किसी है एक पारगम्य झिल्ली हमारी बता देते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे हम बात करें कि यहां पर बोल जाए कि जीव द्रव्य क्या होता है। कि जीव द्रव्य हमने बोल दिया कि जीव द्रव्य क्या है कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है, जिसकी खोज अपना डुजार्डिन द्वारा की गई है। नामकरण अपना किसके द्वारा किया गया? तो हम बोले पुरकिंजे द्वारा। इसे क्या कहा जाता है? मानव जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जिसमें 80% लगभग अपना क्या पाया जाता है? जल, बाकी का प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक की बात करी कि न्यूक्लियस होता क्या है? तो न्यूक्लियस में हमने बात करी कि न्यूक्लियस
कोशिका जो होती है ना, उस कोशिका के बिल्कुल मध्य में हमारा प्रेजेंट होता है, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा इसकी खोज की गई थी, है ना। आखिरकार इसके अंदर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव कहा जाता है। केंद्रक द्रव की खोज, सॉरी केंद्रक द्रव कहाँ है, केंद्रक द्रव हमारा भरा होता है, ठीक है। उसके बाद केंद्रिका होती है, गोल संरचना इसके अंदर होती है, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई, फोंटाना द्वारा। कार्य क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण करना। और जो इसी के अंदर जो केंद्रक द्रव, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, मतलब धागेनुमा संरचना होती है, जिसे क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। इसके अंदर एक प्रोटीन भी होता है, जिसे स्टोन प्रोटीन के नाम से हमने जाना, ठीक है। बाकी की हमने थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में देखी, तो यहाँ पर गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी अपन ने देखी। इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। इसके आगे की कुछ जानकारी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपना बताऊंगा, ठीक है। सभी ऑर्गन्स अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से कंटेंट आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं और मिलते हैं कल।